पुनर्जन्म। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। जागने पर फैंग मिंग का पहला विचार यही था। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर कोई घाव हो गया है, जो इतना दर्द कर रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसकी खोपड़ी टूटने वाली है। जैसे ही उसकी चेतना साफ हुई, उसे एहसास हुआ कि वह एक घोड़ागाड़ी जैसी चीज पर सवार था। उसका शरीर चलती गाड़ी की लय के साथ उछल रहा था, जिससे घाव में शॉकवेव फैल रही थी। दर्द इतना ज्यादा था कि उसे कई बार तेज सांसें लेनी पड़ीं। अपनी आंखें खोलकर उसने अपने आसपास का निरीक्षण किया। उसकी आंखों में खोखले तख्तों से बनी दीवारें थीं। इस गाड़ी में उसके साथ कई गोरे बाल और नीली आंखों वाले युवक सवार थे, जो अपनी आंखों को अपने सपनों में खोए हुए थे। उनमें से किसी ने भी उसकी तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई। ऐसा लग रहा था कि वह गाड़ी के फर्श पर लेटा हुआ है। लकड़ी से निकलने वाली कड़कड़ाती ठंड को महसूस करते हुए फैंग मिंग को एहसास हुआ कि उसका शरीर अब ज्यादा देर तक लेटे रहने में सक्षम नहीं होगा। सर्दी लगने से बचने के लिए उसने जल्दी से उठने की बहुत कोशिश की। उसी समय उसे अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। दर्द अचानक हुआ और अपने साथ अजीबोगरीब यादें लेकर आया। फैंग मिंग की आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं और वह बेहोश हो गया। लेलिन, उठो! फैंग मिंग ने हतप्रभ होकर सुना और अपनी आंखें खोले बिना न रह सका। क्या ये पुनर्जन्म है? उसे अभी भी ऊर्जा रिएक्टर के विस्फोट से निकलने वाली चमकदार लपटें स्पष्ट रूप से याद हैं, जिसमें उसकी सुरक्षा की कमी के कारण बचना असंभव था। इसके अलावा लकड़ी के तख्तों से बनी इस तरह की गाड़ी को उसकी पुरानी दुनिया में एक प्राचीन वस्तु माना जाता था और निश्चित रूप से इसका उपयोग नहीं किया जाता था। अपने मन में नई यादों को व्यवस्थित करने के बाद फैंग मिंग को अपने शरीर और इस दुनिया के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई। यह क्षेत्र यूरोपीय मध्य युग के समान ही था, लेकिन इस दुनिया में उससे कहीं ज्यादा कुछ था, एक रहस्यमयी शक्ति की मौजूदगी, जादू की मौजूदगी। उसके वर्तमान शरीर के मूल मालिक का नाम लेलिन फॉलिया था और वह एक छोटे से कुलीन का बेटा था। उसे जादूगर बनने की प्रतिभा के लिए परखा गया था और इस तरह उसके पिता विस्काउंट जॉन फॉलियर ने उसे जादूगर बनने की अनुमति देने के लिए तार खींचे थे। वह जिस घोड़ा गाड़ी पर सवार था, वह एक जादू अकादमी की ओर जा रही थी। जिसने उसे जगाया था वह एक लंबा चौड़ा पुरुष युवक था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें उसकी मोटी भौहों से घिरी हुई थीं, जो उसकी लंबी सीधी नाक और चमकते सुनहरे बालों के साथ खिली हुई थीं। हालांकि उसका चेहरा कुछ कोमल था, जो उसकी जवानी को दर्शाता था, लेकिन उसका शरीर मजबूत और मांसल था। वह बेहद मर्दाना लग रहा था। ये देखकर कि फैंग मिंग जाग गया था, लड़का खुशी से हंसा, हा। लेलिन, तुम आखिरकार जाग गए। अगर तुम कुछ मिनट भी देर से आते तो शायद तुम रात के खाने तक नहीं पहुंच पाते। तुम भूखे नहीं रहना चाहते, है न? फैंग मिंग ने अपनी आंखें नीची कर लीं। कुछ सोचने के बाद उसे इस व्यक्ति की पहचान पता चल गई। धन्यवाद, जॉर्ज। इस गाड़ी पर सवार सभी युवकों को जादू की प्रतिभा का परीक्षण किया गया था। जॉर्ज एक काउंट का वैध बेटा था और उस समय वह एक पसंदीदा व्यक्ति था। जब उसकी प्रतिभा का पता चला तो काउंट ने जादू अकादमी में प्रवेश पाने के लिए बहुत सारे संसाधन खर्च किए और कई प्रयास किए। एक गिनती, फैंग मिंग ने मन ही मन सोचा। उसे लेलिन के पिता विस्काउंट जॉन फॉलियर की यादें ताज़ा हो गईं। उनकी ज़मीनें फैंग मिंग के पिछले जीवन के एक शहर जितनी बड़ी थीं और उनके अधीन हजारों सैनिक थे। इस दुनिया में कुलीन रैंकिंग व्यक्तिगत ताकत से अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई थी। जॉर्ज के पिता एक काउंट थे, जिसका मतलब था कि उनकी संपत्ति कम से कम कई शहरों के आकार की थी और उनकी वार्षिक आय कुछ हजार सोने के सिक्के थी। और इतने सारे वित्त और शक्ति के बावजूद जॉर्ज को इस गाड़ी में लाने के लिए उन्हें बहुत प्रयास करना पड़ा। फैंग मिंग आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि लेलिन के पिता ने उसके लिए ऐसा कैसे किया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही उसने इस प्रश्न पर विचार करना शुरू किया, उसके सिर में एक और तीव्र दर्द उठा और उसके मन की आंखों में एक और दृश्य उभर आया। वह एक अंधेरे कमरे में था, जिसके दोनों ओर पुरानी अलमारियां थीं, जो पुरानेपन की भावना से भरी हुई थीं। चारों ओर धूल का गुबार भरा हुआ था। मंद रोशनी में जॉन फार्लियर ने गंभीरता से उसे एक अंगूठी देते हुए कहा, लेलिन, मेरे प्यारे बेटे, ये हमारे फार्लियर परिवार की विरासत है, एक मैगस का वादा। तुम्हारे दादाजी ने एक बार एक घायल मैगस की मदद की थी और बदले में उन्होंने उसे यह अंगूठी उपहार में दी थी। यह अंगूठी एक वादा है। अगर आपके दादा के वंशजों में से किसी के पास जादू का उपहार था तो वे इस अंगूठी का उपयोग करके मुफ्त में जादू अकादमी में प्रवेश पा सकते थे। मैं इसे अब आपको दे रहा हूं, इस उम्मीद में कि आप फार्लियर परिवार का गौरव बन सकते हैं और हमारी विरासत को कायम रख सकते हैं। अंगूठी। फैंग मिंग की आंखें सिकुड़ गईं और उसका दाहिना हाथ अनजाने में उसकी छाती पर चला गया। जैसे ही उसका हाथ उसके कपड़ों पर पड़ा, उसे नीचे एक ठोस चीज का एहसास हुआ। धातु की अंगूठी अभी भी वहीं थी। अपने दिल में राहत की सांस लेते हुए उसने मन ही मन सोचा, ओह, या तो उन लोगों ने इसे खजाने के रूप में नहीं पहचाना, या फिर इस पर किसी तरह की पाबंदी है। किसी भी तरह शुक्र है कि यह छीना नहीं गया।
फैंग मिंग अपने पूर्व जीवन में एक वैज्ञानिक थे और जादू जैसी रहस्यमय शक्ति का जिक्र मात्र से ही उनमें इसके बारे में कुछ शोध करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती थी। इसके अलावा वह नहीं चाहता था कि उसे घर वापस भेजा जाए, क्योंकि उसने प्रवेश का इतना महत्वपूर्ण प्रमाण खो दिया था। हालांकि उसने इस शरीर और यहाँ तक कि इसकी यादों को भी अपने कब्जे में ले लिया था, फिर भी वह मूल लेलिन से बहुत अलग था। उसके परिवार के सदस्य, जिन्होंने उसके साथ कई साल बिताए थे, आसानी से अंतर बता सकते थे। अगर वे उसे किसी राक्षस के कब्जे में समझ लेते और शायद उन रहस्यमयी जादूगरों में से किसी से जांच करने के लिए कहते, तो इस बात की बहुत संभावना थी कि उसे खोज लिया जाता। हालांकि अगर मैं किसी जादू अकादमी में प्रवेश कर सकता हूं, तो शायद मैं कम से कम कई सालों तक वापस नहीं आऊंगा। उस समय तक व्यवहार में कोई भी बदलाव सामान्य बात मानी जाएगी। जादूगर अजीब और विलक्षण माने जाते हैं। उस समय यह अजीब होगा अगर मैं बिल्कुल भी नहीं बदला, अगर मैं बदला भी नहीं होता। जैसे ही वह गहरी सोच में डूबा था, अचानक दो मजबूत बड़े हाथों ने उसे खड़ा होने में मदद की। तुम किस बारे में सोच रहे हो? जॉर्ज ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं। फैंग मिंग ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर एक बार फिर से उसे पकड़ लिया, अभी भी दर्द में था। उसने अचानक अपना सिर घुमाया और जॉर्ज की तरफ देखा, जिससे लड़के का दिल धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई जहरीला सांप उसे घूर रहा हो। फैंग मिंग ने अपनी आंखें घुमाई और पूछा, प्रिय जॉर्ज, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया? इसके बजाय मुझे इतने लंबे समय तक ऐसे ही फर्श पर पड़े रहने दिया। हे, मैंने तुम्हें इतनी अच्छी नींद लेते हुए देखा और सोचा कि तुम्हें वहां लेटना अच्छा लगता है। जॉर्ज ने शर्म से अपना सिर खुजलाया। हालांकि उसकी आंखों में एक चालाक चमक थी। फैंग मिंग की जानलेवा निगाहों के सामने उसने आखिरकार आत्मसमर्पण में अपने हाथ ऊपर उठाए। ठीक है, ठीक है। तुम्हें मेरी देवी को अपमानित करने के लिए किसने कहा? उसे अपमानित करना अभी भी ठीक है। तुम्हारा भाई होने के नाते मैं इतना छोटा इंसान नहीं हूं। अफसोस, पूरी गाड़ी अब तुम्हारे साथ दुश्मन की तरह व्यवहार कर रही है और मैं भी अलग थलग नहीं रहना चाहता। अपमान, देवी। फैंग मिंग ने अपना सिर खुजलाया, लेकिन फिर उसे अचानक याद आया कि उसे क्यों पीटा गया था। ये बेसिटा नाम की एक लड़की थी। हालांकि वह केवल 15 साल की थी, लेकिन उसका शरीर पहले से ही अच्छी तरह से विकसित और कामुक था। उसकी बड़ी बड़ी पानी भरी आंखों के अलावा ये कामुक लेलिन के लिए एक बड़ा आकर्षण था। असली लेलिन कोई सज्जन व्यक्ति नहीं था। उसने 12 साल की उम्र में ही अपना कौमार्य खो दिया था और उसके बाद उसने कई अन्य महिलाओं के साथ या तो छेड़खानी की या जबरदस्ती की, और अब तक वह 100 से ज्यादा महिलाओं के साथ सो चुका था। उसे अपने पिता की संपत्ति के लिए अभिशाप के रूप में जाना जाता था। जैसे ही फैंग मिंग ने यादों को खंगालना समाप्त किया, उसने एक बार फिर तिरस्कार में अपनी आंखें घुमाईं। कोई आश्चर्य नहीं कि यह शरीर इतना कमजोर और कमजोर था। ये सिर्फ चोटों के कारण नहीं था। पीछे मुड़कर देखने पर यह स्पष्ट था कि लेलिन अपने क्षेत्र में परेशानी पैदा करने का आदी हो चुका था, और जब उसने बेसिटा को देखा तो वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाया था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पहले कुछ बार तो ये सब सामान्य था, छेड़खानी करना और उसके साथ छेड़छाड़ करना। लेकिन अंत में उसने हिंसक तरीकों का सहारा लिया। जब फैंग मिंग ने ये यादें देखीं, तो वह मूल व्यक्ति को बेवकूफ़ कहने से खुद को नहीं रोक सका। वह बेसिटा एक छोटे देश की राजकुमारी थी, और लेलिन फिर भी उसका बलात्कार करना चाहता था। क्या उसकी खोपड़ी में दिमाग था या सिर्फ मिट्टी थी? धिक्कार है। इसके बाद जो हुआ वह तो जाहिर सी बात है, लेलिन को फूल रक्षकों के एक समूह ने एक क्रूर सबक सिखाया और अंततः चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इससे अंततः फैंग मिंग को लाभ हुआ। ये बेसिटा उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। कितना षड्यंत्रकारी दिमाग है। फैंग मिंग ये सोचकर ठंडी हंसी हंसा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारा शरीर अपने कब्जे में ले लिया है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हारा बदला लूंगा। आखिरकार अब मैं लेलिन फॉलिया हूँ। फैंग मिंग ने अपने दिल में कसम खाए। लेलिन को अपनी यादों में एशियाई लोगों जैसी किसी चीज़ का जिक्र नहीं मिला, न ही उसने चीन के बारे में कुछ सुना था। इस नई पश्चिमी दुनिया में अपने खुद के चीनी नाम का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक होगा। लेलिन ने इधर उधर देखा तो पाया कि विशाल गाड़ी के अंदर कोई और नहीं था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जॉर्ज उसे बुलाने आया था। कोई बात नहीं, मुझे अभी भी आपको धन्यवाद देना है। जॉर्ज, क्या आपके पास कोई दवा है? फैंग मिंग खड़ा हुआ और अपने शरीर को फैलाया। हालांकि उसे अभी भी कुछ जगहों पर दर्द हो रहा था, लेकिन इससे उसकी हरकतें बाधित नहीं हुईं और उसके सिर के पीछे का घाव पहले से ही पपड़ी बन चुका था। हे, मुझे पता था कि तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जॉर्ज ने हंसते हुए एक छोटी बोतल आगे फेंकी। यह मेरे परिवार का गुप्त उत्पाद है। मैंने सुना है कि इसका इस्तेमाल आमतौर पर नाइट ट्रेनिंग के दौरान किया जाता है, और यह किसी भी शारीरिक चोट के खिलाफ बेहद प्रभावी है। जॉर्ज ने बोलते हुए चुपके से इधर उधर देखा। ठीक है, दिन शुरू होने वाला है। मैं सबसे पहले वहां जा रहा हूं। तुम जल्दी से दवा लगाओ और जल्दी से वहां पहुंचो। याद रखना, हमारी दोस्ती के बारे में किसी और को मत बताना।
अपनी बात समाप्त करते ही वह हवा के झोंके की तरह भाग गया। जॉर्ज की आकृति को दूर से गायब होते देख लेलिन अपने माथे पर हाथ फेरने से खुद को रोक नहीं पाया। ऐसा लग रहा था कि इस लेलिन ने वाकई किसी को परेशान कर दिया है। क्या यह इतनी बड़ी बात थी? उसकी यादों ने उसे बताया कि इस दुनिया के लोग सेक्स के बारे में काफ़ी खुले हैं। इस समय वह स्थिति को ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। लेलिन ने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और जल्दी से अपने शरीर पर लगी चोटों पर दवा रगड़ी। हंस, यह शापित जॉर्ज, क्या वह जाने से पहले दवा लगाने में मेरी मदद नहीं कर सकता था? लेलिन ने दवा लगाते समय कई बार ठंडी सांसें लीं। दवा बहुत कारगर थी। इसे लगाते ही ठंडक महसूस हुई और दर्द गायब हो गया। अपने शरीर पर लगे घावों से निपटने के बाद लेलिन ने अपने कपड़े पहने और गाड़ी का दरवाज़ा खोला। तारांकन फुसफुसाहट। तारांकन हल्की हवा बह रही थी। सूरज क्षितिज पर डूब रहा था। हर चीज़ सुनहरे लाल रंग में रंग रही थी। लेलिन की आंखें नम हो गईं और वह बुदबुदाया, कोई बात नहीं, जिंदा रहना अच्छा लगता है। आसपास के माहौल को देखते हुए उसने देखा कि कई बड़ी गाड़ियां एक घेरा बनाकर एक अस्थायी शिविर बना रही थीं। बीच में एक बड़ी आग जल रही थी। आग के चारों ओर बहुत से युवा बैठे थे और जमीन पर बिछे कपड़े के चटाइयों पर आराम कर रहे थे। वे एक दूसरे के साथ हंस रहे थे और खेल रहे थे और अपने हाथों में रोटी लेकर खा रहे थे। लेलिन एक मेज़ की ओर चला गया जिस पर काफ़ी सारी रोटियां और जूस रखे हुए थे। उसकी यादों के अनुसार यहीं पर खाना बांटा जाता था। जब वह उस क्षेत्र के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ लोग कतार में खड़े थे। जैसे ही उन्होंने लेलिन को देखा, उनकी निगाहें उपहास की ओर मुड़ गईं। हालांकि लेलिन खुद को मोटी चमड़ी वाला समझता था, फिर भी उसे यह सहन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। फिर भी वह नहीं गया। चाहे कुछ भी हो, उसे खाना तो खाना ही था। जल्दी, एक कर्कश आवाज़ निकली। तो माफ़ करना, लेडी एंजेलिया। झायों वाले एक लड़के ने तुरंत माफ़ी मांगी और भागने से पहले अपना हिस्सा खा लिया। बीप, खतरे की चेतावनी, खतरे की चेतावनी। मेज़बान का शरीर खतरे के स्रोत के बेहद करीब है। कम से कम 1000 मीटर दूर चले जाने की सलाह दी जाती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।